इसमें अब ये अविकारी शब्द क्रिया, इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण के विषय में हम आपको बताते हैं। अव्यय का अर्थ, अव्यय का जो अर्थ है उसके विषय में बात करते हैं। अव्यय का अर्थ है व्यय रहित, जिसका कोई खर्च नहीं, जिसका कोई नुकसान नहीं, व्यय रहित अर्थात जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता। जिसका कोई भी कुछ भी व्यय न होता हो उसे हम अव्यय कहते हैं। तो इसमें अविकारी भी इन्हीं को अविकारी भी कहा जाता है। इन्हीं को अविकारी भी कहा जाता है क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं युक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता। इनका रूप ही नहीं बदलता या इनके रूप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। इनके रूप में प्रकार का विकार नहीं आता। तो ये हुआ इसका अर्थ। अव्यय का क्या अर्थ है? अव्यय का अर्थ है जिसको जो व्यय रहित हो, अर्थात जिसका कोई व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, तो उसे व्यय कहते हैं। व्यय रहित अव्यय अर्थात जिसका कुछ भी व्यय नहीं हो, जिसका कुछ भी न घटे, उसे हम अव्यय कहते हैं। इन्हीं को अविकारी भी कहा जाता है। अविकारी शब्द जिसमें कोई विकार न हो उसे अविकारी कहते हैं, क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता, इनका रूप जो का त्यों रहता है। इस तरह से हम यह देखते हैं कि यह रूप कोई परिवर्तित नहीं होता। तो हम इस तरह से इनका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसमें किसी भी तरह से हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर
हम ये, तो इसमें हम आपको ये बता रहे थे कि अव्यय का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है, जिसमें कोई भी परिवर्तन न होता हो उसे हम अव्यय कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन कारक आदि के अंतर्गत जिसमें कोई भी विकार न होता उसे हम अविकारी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अव्यय की साधारण रूप से अव्यय की क्या परिभाषा है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन पुरुष लिंग वचन पुरुष काल काल पक्ष वृत्ति वाच्य आदि के प्रभाव से प्रयोग से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जहां पर अव्यय की परिभाषा सीधे शब्दों में हो गई कि अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन पुरुष काल पक्ष वृत्ति वाच्य आदि के प्रयोग से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहा जाता है। उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर अब हम ये देखते हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए भेद। अब ये जो है वह क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय 5 प्रकार अव्यय के 5 प्रकार बताए गए हैं। इसमें क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक और निपात। अव्यय
भेद होते हैं। एक, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक। समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक और निपात। अब ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये हमारे 5 प्रकार के अवयव हैं। अब हम सबसे पहले इसमें क्रिया विशेषण के विषय में देखते हैं कि क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण के इसे में विचार करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण में विशेषण शब्दों के बारे में इसमें एक संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं
विशेषण कहा जाता है। इसमें जैसे यहां पर बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, मैं कल जाऊंगा, मैं कल आऊंगा, आप इधर उधर खड़े हो जाइए, मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता। जोर से, कल, उधर, बहुत शब्द जो हैं अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इसमें हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसमें जैसे बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, जोर से, इसमें जोर से चिल्लाने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे, अर्थात कैसे चिल्लाने लगे? जोर से चिल्लाने लगे। इसलिए ये क्रिया की विशेषता हुई कि क्रिया क्या है? चिल्लाना, और उसमें विशेषता क्या है? जोर से चिल्लाना, अर्थात बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। तो इसी प्रकार से ये जोर से शब्द जो है यह क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत क्रिया विशेषण हुआ। तो ये हमारा हुआ क्रिया विशेषण। इसमें हमें क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया की विशेषता 4 प्रकार से बताई जा सकती है। कैसे? क्रिया किस प्रकार या किस तरीके से या किस रीति से घटित हो रही है, क्रिया किस समय घटित हो रही है, क्रिया कहाँ किस स्थान पर घटित हो रही है, क्रिया किस मात्रा में घटित हो रही है। तो 4 प्रकार से 4 विशेषताओं के आधार पर क्रिया विशेषणों के भी 4 भेद मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के भेदों के विषय में हम बात करते हैं। क्रिया विशेषण 4 विशेषताओं के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 विशेषताओं के विशेषताओं के आधार पर क्रिया विशेषण की 4 क्रिया विशेषण की 4 विशेषताओं के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। इसमें एक रीतिवाचक, 2 कालवाचक, 3 स्थानवाचक, 4
चार, चौथा है परिमाण, परिमाणवाचक। ये क्रिया विशेषण की चार विशेषताओं के आधार पर आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद माने जाते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ये चार प्रकार के वाक्य, चार प्रकार के भेद हैं। इनके विषय में हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक सबसे पहले, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ये हमारे चार प्रकार हुए क्रिया विशेषण के। सबसे पहले हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के विषय में पढ़ते हैं। इसके विषय में देखते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। इसमें जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस रीति या तरीके से घटित हुई है या हो रही है, वहां क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इसमें जिन अव्यय शब्दों आपके शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस रीति या तरीके से घटित हुई है या हो रही है या हो रही है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। ये इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कैसे या किस प्रकार के उत्तर में जो शब्द मिलता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तेजी से, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप ही, ईमानदारी से आदि। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं, जैसे बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया।
अचानक रुक गया। बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया, अर्थात यहां पर अचानक ये इसमें कुछ शब्द इस तरह के हैं कि इसमें हमें इन शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग आता है और ध्यान रखना चाहिए। तो अचानक जो है, अचानक यहाँ पर ये क्रिया का रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार बच्चा चलते चलते रुक गया। तो कैसे रुक गया? कैसे रुक गया? अचानक रुक गया, अचानक रुक गया, इसलिए ये रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। रीतिवाचक के अंतर्गत आता है, इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद हम आपको बाद में आगे पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे।